फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान जिसने अपनी पत्नी को जिंदा गुफा में दफना दिया। मालकिन के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए आदमी ने अपनी पत्नी को जंगल में बांध दिया और शव को नष्ट करने की तैयारी की। जिस क्षण ईंटें टूट गई, एक जादू गिर गया। लेकिन न केवल उस आदमी ने परवाह नहीं की, बल्कि रस्सी पर सभी ताबिज भी हटा दिए। फिर उसने अपनी मरने वाली पत्नी को गुफा की गहराई में घसीटा और फिर ईंट और टाइल द्वारा गुफा के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से सील कर दिया। लेकिन जैसे ही दोनों चले गए, कुछ अजीब हुआ। व्यक्ति ने अपना भय नियंत्रित किया और देखने के लिए आगे बढ़ गया। उसे डीले पत्थर हटाने थे, परंतु उसने अपनी पत्नी की आवाज फिर सुनी और वह मन ही मंड गया। फिर रात के आकाश में करुण चीख सुनाई दी, आवाज भीगी पड़ने तक। गुफा के प्रवेश द्वार पर दोनों गायब हो चुके थे। अगले दिन भाई बहन खोए हुए कुत्ते की तलाश में पहाड़ गए। उन्होंने चेतावनी के संकेत नजरअंदाज कर गुफा की अंधेरी मुख तरफ पढ़े, जहाँ उन्होंने कुछ भी न देखा। बहन ने झांक कर अंदर देखा और कुत्ते को पुकारना हुए मोबाइल की टॉर्च चालू की। उसने धुंधला कोने में कुछ हिलता हुआ देखा। इसी समय मोबाइल की तेज रिंग बजी। अपनी बहन को चट्टान में जा घुसते देख छोटा भाई सेहर कर प्रवेश द्वार के पास ठिठक गया। सौभाग्य से बहन अनछोटी बची और बाहर आ गई। जल्दी ही उन्होंने आवाज देकर पड़ोसी आ गई और यान जी को मदद के लिए बुलाया। खोज में कुछ न पाकर यान जी को एक दर्पण मिला जो टेप में लिपटा हुआ था। उसने अचानक टेप खोल दिया और पाया कि एक लड़की लाल वस्त्र में जंगल में खड़ी थी। लड़की से पूछने जा रही थी कि वह कहाँ रहती है, पर तभी उन्होंने भाई बहन को नई खोज की बात करते सुना। एक नजर डालने वाली थी, लेकिन लड़की ने अपने कपड़ों के कोने से पकड़ लिया, जैसे कि उसे गुफा के पास न जाने की याद दिलाने के लिए। हालांकि पहले ही एक कदम अंदर चला गया था। गुफा की गहराई में एक लोहे का दरवाजा था। उसे इसे खोलने में काफी मेहनत हुई। दरवाजे के पीछे अंधेरा था और वह सोच रहा था कि क्या अंदर जाएं और देखें। एक महिला अचानक बाहर निकल गई और की बाहों में गिर गई और महिला के मुंह से उसका चेहरा थोड़ा विकृत था, जैसे किसी ने होश खो दिया हो कुछ झट के लिए, और फिर अचानक मर गया। हत्या होते देख आहावीर और तुरंत पुलिस को बुलाया। इंस्पेक्टर ने मौके पर गहन जांच की और गलती से जमीन पर एक तस्वीर पाई जिसमें लाल कपड़े पहने एक लड़की और एक आदमी का फोटो था। पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर ने बार बार विवरण पूछे, जिससे धीरे धीरे अधीर हो गई। 5 साल पहले उसके बेटे का अपहरण हो गया था। आज तक कोई सुराग नहीं मिला। उसने इन पुलिस वालों से पूरी तरह निराशा हो चुकी थी। रात में जब यांशी ने कमरा साफ किया, अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। देखने गई तो पाया कि दिन में मिले उस छोटी लड़की ने दस्तक दी थी। लड़की पूरी तरह चुप थी। यांशी को उस पर दया आई और उसे अंदर ले जाकर गर्म पानी से नहाने का इंतजाम किया। वो जबरदस्त धक्का लगा जब देखा कि लड़की का पूरा शरीर घावों से भरा था, जैसे उसे अमानवीय यातनाएं दी गई हों। इसीलिए उसने पहले लड़की को ठीक होने तक अपने पास रखने का निर्णय लिया। फिर परिवार की तलाश में मदद करने का अनजाने में ये निर्णय उसके लिए प्रलयनकारी सिद्ध हुआ। अदालत की सुनवाई के बाद ने लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की ने कहा उसका नाम है, जिससे यांशी बेहद हैरान हो गई, क्योंकि उसकी बेटी भी नाम। किंतु यांशी संशय में नहीं पड़ी, उसे महज संयोग मान लिया। प्रातः काल आहवी और यांशी जब जागे तो दोनों की दृष्टि कुछ धुंधलाई हुई। प्रथम तो दोनों ने इसे कम सोचा कि रात्रि भर निद्रा न आई हो। फिर द्वार पर एक अंधी बुजुर्ग महिला आई। हम उसे माया आंटी कहते हैं। वो गुप्त ढंग से यांशी को कुछ कहती है। दर्दनाक समय में सुरिका तजी तेलुगु कुछ वार्ता के पश्चात माँ आंटी दूध गति से वहाँ से चली जाती है। यांशी को पूर्ण भ्रम में छोड़ उसने मान लिया कि शायद स्त्री मानसिक रूप से विचलित हो। परंतु उस दोपहर असामान्य घटनाक्रम आरंभ हो जाते हैं। जब रसोई गलियारे से गुजर रही थी, देखा कि तल अव्यवस्थित था और वह बालिका लुप्त थी। इसी क्षण पड़ोसी कक्ष से शब्द आया ने जांचने गई तो देखा कि बालिका भय से संदूक में छुपी थी। जब वह बालिका से प्रश्न करने जा रही थी, अचानक वृद्धा प्रकट हुई। पीछे देखा तो बूढ़ी औरत ने चाकू उठाकर बालिका की ओर दौड़ी, किंतु ने शीघ्र हस्त बढ़ाकर उसे गोदी से रोका। फिर दोनों कमरे से बाहर भाग गए और पास के गोदाम में छिप गए। बूढ़ी औरत भी छुरी लेकर दरवाजे पर घूमती रही, डर से रही। पुलिस को फोन करने की तैयारी कर रहे थे, तभी दादी अपने आप चली गई। माँ की ओर बढ़ा देता है, लेकिन सख्त विरोध करती है। कुछ साल पहले उसका बेटा सुपरमार्केट में खो गया था। दादी उसकी देखभाल कर रही थी। इस बार वे लौटे हैं ताकि उसकी याददाश्त बहाल हो सके और वह बेटे को खोजने में मदद कर सके। घटना होने के बाद दादी को कुछ एहसास हुआ और उसने आईने को टेप से लपेट दिया। अभी को लगा कि माँ की बीमारी फिर से बढ़ गई है। टेप को खोलते हुए एक दरार पड़ी। रात में दादी अपनी बचपन की सहेली की आवाजें आईने से आती महसूस करती है और रात को घर से बाहर निकल जाती है। सुबह अवि ने पूरे घर की खोजबीन की, पर माँ वहाँ नहीं थी। उसके कमरे में देखा तो आईने से कोई अज्ञात द्रव निकल रहा था। टेप हटाने पर उसे 2 हाथों के निशान नजर आए। लड़की के आने के बाद से अजीब घटनाएं होने लगी और ने सोचा कि इस लड़की में कुछ अजीब बात। उसने लड़की से पूछा कि क्या वह जानती है कि दादी कहाँ है। यही से आगे बढ़ते हुए अभी भी अचानक गायब हो जाता है। अपने पति से संपर्क नहीं कर पाती और उसी दिन पुलिस को बुला लेती है। अनजाने में उस छोटी लड़की का जिक्र करती है। पुलिस प्रमुख को कुछ याद आता है और वो उसे लड़की को दिखाने का निर्देश देता है, मगर लड़की भी गायब हो जाती है। तो
तो तब पुलिस प्रमुख ने अपना फोन निकालकर उसे एक तस्वीर दिखाई। वो सहमति पुलिस प्रमुख के सुनने पर वो उलझन में पड़ गया, क्योंकि तस्वीर 40 साल पुरानी थी। पुलिस के चले जाने के बाद बारिश में लड़की को खोजने लगती है। लड़की उसकी गायब हुई पति से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी दौरान अचानक एक हाथ उसके कंधे पर आता है। वो पहले की अंधी दादी में ही है। मैंने उसे बताया कि मैं एक बुरी आत्मा है जिसे इमिटेशन स्पिरिट कहा जाता है, जो लोगों की आवाज की नकल करके मन को धोखा देती है। 1980 की रही है। जी सर, दशक में एक जादूगर ने इमिटेशन स्पिरिट की पूजा की और दैवीय शक्तियाँ प्राप्त करने के बावजूद उसकी बुद्धि पर इमिटेशन स्पिरिट का कब्जा हो गया। शक्ति बढ़ाने के लिए उसने अपनी बेटी को अचार के जार में डाल दिया और देवता को अर्पण कर दिया। उस दिन से लड़की और जादूगर दोनों इमिटेशन स्पिरिट की सेवा में लग गए और गांव में फैल गए। अचानक अदृश्य हो जाने के बाद माई और अन्य जादूगरों ने बायोनिक आत्मा को सील कर दिया। हालांकि सील हाल ही में किसी कारणवश टूटी। माई ने कहा वह लड़की ऊर्जा क्षेत्र में विकार पैदा कर सकती है और कमजोरी के समय जादूगर प्रकट होकर हानि पहुंचा सकता है। यानी संशय में था और सोचता था कि माई अंधविश्वासी है। लेकिन जब माई ने पूछा कि क्या आपको हालिया समय में की कमी और थकान का अनुभव हो रहा है, यह ऊर्जा क्षेत्र की कमजोरी का संकेत हो सकता है, ने सोचा कि यह सच हो सकता है। तब वातावरण के बिना छत पर की घंटियों ने बजना शुरू किया। माई ने खतरे की भावना जताई और फौरन एक जादुई साधन निकाल कर को दिया तथा उसे तत्काल वहाँ से जाने को कहा। जुशी धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने देखा कि जादूगर आईने से निकल आया। जुशी डर कर पीछे मुड़ा और भाग गया और पास के गोदाम में छिप गया। लेकिन जहाँ भी आईना हो, जादूगर वहाँ स्वतंत्र रूप से जा सकता है। जुशी कुत्ते की पिंजरे में कांप रहा था। अचानक लड़की उसके पास आई और उसकी आवाज उसकी माँ की तरह ही थी। यह नसीब जब घर पहुँचा तो उसने आईने पर देखा, बहुत सारे हाथों के निशान थे। उसने तुरंत को कॉल किया। आवाज अलमारी से आ रही थी। अलमारी खोलने पर लड़की और को अंदर छुपा हुआ पाया। पता चला लड़की भले ही बायोनिक आत्मा द्वारा नियंत्रित हो, लेकिन उसने पूरी तरह से मानवता नहीं खोई थी। द्वारा पूछताछ पर उसने बताया कि उसके पति और सास दोनों बायोनिक आत्मा के क्षेत्र में फंसे हैं। झुंसी की सुरक्षा के लिए यांशी ने सभी आईनों को सील कर दिया और माई द्वारा दिए गए जादू उपकरण को दरवाजे के हैंडल पर लटकाया। फिर लड़की के साथ चला गया। वे लोहे की बाड़ को पार कर उस गुफा में गए। लड़की ने यांशी को चेतावनी दी कि चाहे कोई भी आवाज सुनाई दे, किसी भी हालत में जवाब नहीं देना। दोनों ने संकरे सुरंग से गुजरकर एक खुली जगह में पहुंच गए और यानिशी की दृष्टि भी इस समय और धुंधली हो गई। उसी समय गुफा के अंदर से अचानक झुंशी की मदद की आवाज सुनाई दी। झुंझी की पुकार सुनी। वह लड़की की चेतावनी भूलकर यदि वह बच नहीं पाता तो लड़की उसे थप्पड़ मारने का अवसर नहीं छोड़ती। दोनों जब स्तब्ध थे, अचानक जादूगर अंधेरे से प्रकट हुआ और लड़की को उठाकर त्वरित भाग निकला। छेद से होते हुए वे जादूगर से बच निकले। मैंने कहा था जादूगर दर्पण की सहायता से यात्रा करते हैं और गुफा दर्पणों से घिरी थी और उसकी सांस की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। ये इसलिए नहीं था कि यांशी के प्रति आपका अपना बेटा नहीं होने पर वह मानसिक तोड़फोड़ सहन करता। दर्पण के सामने वह खड़ा था। जादूगर ने बाहें पसारी और यांशी को अंदर खींच लेने की तैयारी की। आकस्मिकता में अवई अचानक प्रकट हुए और दर्पणों को तोड़ने के लिए डंडे को उठाया। दर्पण की गुणवत्ता सच में उत्तम थी, बस कुछ दरारें आईं। संकट से बचने के बाद अवई और यांशी की दृष्टि स्पष्ट हो गई। उन्होंने गुफा छोड़ने की सोची, पर लड़की ने रोते हुए कहा कि वो मुझे छोड़ेगी नहीं। ने फैसला किया कि वे पहले भागेंगे, फिर विचार करेंगे। मगर जब वह गुफा के मुख पर पहुंचा, तभी पीछे से बेटे की पुकार आई। इसे सुनकर माँ पूरी तरह से संभल नहीं पाई। शायद अपने बेटे के प्रति अपराध बोध से ने अंत में गुफा में वापस जाने का निश्चय किया। केवल सफलतापूर्वक बच पाया। आज की कहानी पर इसी अगले अंक में मिलते हैं।